गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हम दो भाग का पढ़ चुके थे। जैसे कि इस पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। क है प्रारंभिक तैयारी संगठन, ख है स्वराज के लिए संघर्ष और ग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी, और ग के अंतर्गत है पूर्ण स्वराज की ओर। तो हम लोग यहाँ पर दो खंड मतलब पाठ को जो है 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से हम 2 खंड जो है पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग खंड ग पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। इस टॉपिक के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और साथ में गांधी जी की जीवनी के बारे में, मतलब उनके जीवन परिचय थोड़ा सा सार में उनका जीवन के बारे में हम जानेंगे। सन 1920 से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 1920 से लेकर के हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ था। तो 1920 से लेकर 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, यानी कि 1946 तक चला था, क्योंकि उसी समय क्या है अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि वे भारत छोड़ करके चले जाएंगे, और इसका आश्वासन उन्होंने यहाँ के नागरिकों को दिया था। तो 1920 से 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी के नेतृत्व शैली एवं आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया। इससे स्वाधीनता संघर्ष में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपनी वकालत की पढ़ाई की, और जब पढ़ाई पूरी कर लिए उसके बाद वे बैरिस्टर यानी कि वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरो अर्थात यूरोपियों का शासन था। जब बैरिस्टर बन करके, वकील बन करके दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर जो है गोरों का यानी कि अंग्रेजों का शासन था। अफ्रीकी लोगों तथा वहां रहने वाले भारतीयों को हीन समझा जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था। उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीकी में रहते हुए उन्होंने, मतलब वहां पर जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, अफ्रीकी लोग जो थे तथा वहां रहने वाले जो लोग थे उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, और साथ में भारतीय रहे चाहे दक्षिण अफ्रीका के लोग रहे, उनको हीन समझा जाता था। और उन्हीं के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां के भारतीयों पर होने वाले, यानी कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर भारतीयों पर जो कि अत्याचार होता था, उस अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध गांधी जी ने संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। ये रंगभेदी आंदोलन क्या है? गोरे और काले का भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज जो थे गोरे थे, और अफ्रीकी या भारतीय जो थे उनको काला कह करके काला कूली कह करके संज्ञा दी जाती थी। तो इस प्रकार की रंगभेदी व्यवहार को देख करके उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह माने कि सत्य के लिए आग्रह, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। सत्याग्रह शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अहिंसात्मक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी सन 1915 में भारत लौटे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ था। प्रथम महायुद्ध 1914 में हुआ था। विश्व युद्ध जो है उसी को ही प्रथम महायुद्ध यहाँ पर कहा जा रहा है। तो 1914 में ये प्रारंभ था और 1919 तक चला, 1918-19 तक का चला था। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसका व्यवहारिक अनुभव उन्हें दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया था।
वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ही क्या होता है, उसको तोड़ देंगे तो सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम बनाए। वो कौन कौन से कार्यक्रम थे? पहला था इसमें अन्याय करने वाले लोगों का अन्याय करने वालों का सहयोग ना करना, अर्थात असहयोग करना। यानी कि भारत में या फिर क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, वहां पर लोगों का जो शोषण हो रहा था उनको न्याय दिलाने के लिए गांधी जी जो है भिड़ गए थे। तो अन्याय करने वालों का सहयोग ना करना, इसी को ही असहयोग आंदोलन कहा जाता है। मतलब कि उनका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना। दूसरा था अनुचित बातों को मानने से इनकार करना, अर्थात अवज्ञा। अवज्ञा यानी कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी कि जो भी अनुचित लगता है वो उस बात को नहीं मानना, यही आज्ञा का उल्लंघन करना है, उसी को ही अवज्ञा आंदोलन कहा गया। गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का अध्ययन किया। अब जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा को तो देख चुके थे, उनको इस चीज का व्यावहारिक अनुभव हो चुका था। इसके बाद में जब उन्होंने भारत पहुंचे और भारत का भ्रमण करके उन्होंने भारतीयों की दशा का अध्ययन किया, फिर इसलिए क्या हुआ, उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों की समस्याओं को उठाया। उसके बाद क्या हुआ था, जब भ्रमण किया तो पूरे भारत की दशा को भी समझ गए, इसलिए मजदूरों, दलितों और किसानों की समस्या जो भी थी उसको उठाया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते थे। वे सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करे। अब शराब का अगर मान लो बिक्री होगा तो इससे क्या होगा, लोगों को लोगों को तो हानि होगा ही, और लेकिन फायदा किससे होगा, सरकार को होगा, क्योंकि इससे किसी भी शराब का जो भी सेवन करता है तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो शराब की बिक्री पर बंद करे, इसके लिए आंदोलन किया। जंगल का जो उपयोग, जो वहाँ पर जंगल में रहने वाले जो लोग हैं जंगल का उपयोग करते थे, जंगल से जो उनको फल फूल और ईंधन के लिए यानी कि घर के उपयोग के लिए लकड़ियां मिल जाती थी। ऐसा बहुत सी चीज है जिसके कारण से उनका घर जो चलता था। तो जब अंग्रेजों ने उनका उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी थी, उसका भी विरोध किया। लगान कम करने के लिए भी सरकार के पास में मांग की। फिर उसके बाद में गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के लिए निकल पड़े। अब जब गांधी जी जो है लोगों के समर्थन कर रहे थे, लोगों के लिए लड़ रहे थे, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के लिए निकल पड़े। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से कहां-कहां सत्याग्रह किया गया। जब गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा था तो मुख्य रूप से जिन जिन क्षेत्रों में सत्याग्रह किया गया उसमें पहले देखते हैं चंपारण जो है बिहार अंचल के चंपारण जिले में, चंपारण जो है बिहार अंचल में है। और यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। नील क्या है, जो हम सफेद कपड़ों को रंगने के लिए उपयोग में लाते हैं, वही नील। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जे के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया था। अंग्रेज किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए बाध्य करते थे। अफीम, नील, जूट ये तीनों भी व्यावसायिक फसलें थी। व्यावसायिक फसलें क्या होता है, इससे जो है नगद फसल होने से इससे क्या होता है, नगद लाभ होता है। इसी के कारण से ये जो है व्यावसायिक फसल है, इससे अंग्रेजों को बहुत लाभ होता था। इसी के कारण से वे भारतीयों को अफीम, नील और जूट की खेती करने के लिए विवश करते थे। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था। अब किसान के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि भारत में पहले कैसी परंपरा थी, कोई अगर धान की खेती कर रहा है, कोई गेहूं की खेती कर रहा है, कोई चने की खेती कर रहा है, तो क्या करते थे, एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करके वे अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं उसे पूरी कर लेते थे। ऐसी परंपरा थी। लेकिन अफीम, नील और जूट जैसा व्यावसायिक फसलें लेने पर इसका उपयोग जो है भारतीयों के लिए किसी भी प्रकार से नहीं था। तो इससे उन पर बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा। वे इन्हें बाजार में या फिर अंग्रेज जमींदारों को ही बेचते थे। अब इसको बेचने के लिए वे बाध्य थे, या तो बाजार में बेचेंगे
जहां पर इसकी मांग होगी, या तो अंग्रेजों को। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। उस वक्त अंग्रेज व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। अब भारतीय जो है कम कीमत पर अंग्रेजों को बेच देते थे और अंग्रेज जो है अधिक लाभ कमाते हुए यहाँ पर चीन में ले जाकर के इसे बेचते थे। नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। आज जो हम नील इस्तेमाल करते हैं वह एक प्रकार का रसायन है, लेकिन सन 1920 के दशक से पहले इसकी खेती होती थी। आज इसकी खेती नहीं होती। जूट तो आप जानते ही हैं, जो कि इससे रस्सी, बोरे, कपड़े, थैला आदि बनाए जाते हैं। जहाँ पर दलदली भूमि होती है वहां पर जो है जूट की कृषि की जाती है। अब देखिए, नील का खेती कर रहे हैं, अफीम का खेती कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जमीन जो है बंजर हो जाती है, उसमें दूसरी फसलें नहीं उगाई जा सकती है। ये भी एक नुकसान ही था किसानों को। नील उगाने को मजबूर किए जा रहे किसान कई बार विरोध भी करते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण जाकर सत्याग्रह भी किया। अब यहाँ पर गांधी जी जो है अंग्रेजों के विरोध में जो है किसानों के लिए चंपारण जाकर के सत्याग्रह भी किए। आखिर में क्या हुआ, सरकार ने अंग्रेज जमींदारों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराने की प्रथा को रद्द किया। मतलब कि जो उनको मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए, उस प्रथा को अब बंद करा दिया गया। ये वो चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में आता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला। अकाल पड़ गया और प्लेग फैला। प्लेग तो आप लोग जानते ही हैं कि प्लेग जो है चूहों के मरने से, उसके बाद में उसमें जब कीड़े लग जाते हैं तो उससे प्लेग की बीमारी जो है फैलती है। फलस्वरूप लगान चुकाना किसानों के लिए असंभव हो गया, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा हो गया था। वहां पर फसल तो किसी भी प्रकार से होने नहीं था, साथ में प्लेग की बीमारी भी फैल गई थी, जिसके कारण से वो क्या है पूरे वायुमंडल में फैला हुआ था, जिसका प्रभाव जो है किसी भी व्यक्ति पर हो सकता था। इसी के कारण से किसान जो है लगान नहीं चुका पा रहे थे। खेड़ा जिले में क्या हुआ, गांधी जी का क्या योगदान? खेड़े जिले में लगान बंदी के लिए आंदोलन हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर गांधी जी ने चंपारण जाकर के यहाँ पर आंदोलन किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया, फिर उसके बाद में कंडेल सत्याग्रह। तो कंडेल सत्याग्रह जो है वहां पर क्या किस प्रकार से आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया, मिल मजदूर आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।